अगली कड़ी में श्री प्रवीण पंड्या संस्कृत कवि, समालोचक तथा विद्वान हैं। आप राजस्थान के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। आपकी 32 कृतियां प्रकाशित हैं, जिनमें 4 कविता संग्रह, 1 नाटक, 1 कहानी संग्रह तथा कुछ अन्य अनूदित कृतियां एवं संपादित पुस्तकें भी शामिल हैं। आपको सौंदर्य स्रोतस्विनी नर्मदा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपकी कविताओं के अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी तथा गुजराती पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, अखिल भारतीय स्तर का मार्ग पुरस्कार, महाराणा कुंभा सम्मान, आचार्य गोकुल प्रसाद त्रिपाठी संस्कृत सहित अन्य कई सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है। बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं करतल ध्वनि के मध्य आदरणीय प्रवीण पंड्या जी। आदरणीय सभाध्यक्ष जी, सवक्तृगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यिक यात्रीगण, जब ये प्रश्न आया कि मैं क्यों लिखता हूं, तब मुझे सहसा कोई उत्तर सूझा नहीं। और जब सहसा उत्तर नहीं सूझा तो मैंने अपने से एक दूसरा प्रश्न किया कि मुझे इसका तत्काल उत्तर क्यों नहीं सूझ रहा है। और वह उत्तर तब मुझे इसलिए लगा कि यदि मैं और मेरा लेखन ये दो होते तो शायद मैं इसका स्पष्ट उत्तर दे सकता था। मुझे उत्तर इसलिए नहीं सूझ रहा है कि वस्तुतः मेरे लिखने के पीछे के जो प्रयोजन हैं वो मेरे होने के प्रयोजनों से भिन्न नहीं है। और होने के प्रयोजन जिसे आप प्रश्न बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूं, वह वस्तुतः मेरे लिखने का उत्तर है। प्रश्न यह भी पूछना चाहिए कि मैं सर्वदा क्यों नहीं लिखता हूं, किन कारणों से नहीं लिखता हूं, मेरी रचनाओं के बीच में इतना अंतराल क्यों आ जाता है। मैं सर्वदा नहीं लिखता, सर्वदा बोलता भी नहीं हूं। बाहर की घटनाएं जब मैं नहीं लिखता हूं तब भी बाहर की घटनाएं मेरे भीतर धमाचौकड़ी मचाती हैं। मैं थकान की स्थिति में चला जाता हूं। और जो चुप्पी बाहर आप देखते रहते हैं, जबकि उस चुप्पी के भीतर क्या क्या घटित नहीं हो जाता है, और उस घटित को मैं कैसे बता दूं आपको। जब मैं आपको बताने की स्थिति में आता हूं तो मैं लिखता हूं। मैं न तो आज तक, मुझे कहते कि गैब से ख्याल आते, मुझे आज तक वैसा कोई ख्याल नहीं आया। और उस प्रेरणा से मैंने कभी नहीं लिखा। मैं समझता हूं कि मुझे अपने लिखने की जिम्मेदारी स्वयं को स्वीकारनी चाहिए। मेरे लिखने के पीछे मैं स्वयं हूं, मैं हूं, बस इसीलिए लिखता हूं। अब प्रश्न मेरे सामने एक खड़ा ये हो जाता है, क्या मैं आज वही हूं जो आज से 30 साल पहले था, जब मेरी पहली रचनाएं छपा करती थी। मेरे होने में और मेरे लिखने में जो निरंतर बदलाव आया है, ये मैं अनुभव करता हूं। न मैं एक रस रहा हूं, न मेरा लेखन। कहने को मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने अपने लेखन को बदला है, लेखन ने मुझे बदला है। लेकिन सच यह है कि इन दोनों का पूर्वापर अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। और होना और लिखना ये एक ही चेतना के भीतर एक ही समय में घटित होते हैं। तो मेरे लिखने के पीछे मैं समझता हूं कि जो स्थायी कारण है, वह स्थायी कारण मेरा होना है, मेरा बोध है। और मेरा होना है लिखने के पीछे स्थायी कारण, और मेरे लिखने के पीछे जो अस्थायी कारण, जो निमित्त कारण है, वे मुझे लगता है कि इस जगत के ही कारण हैं, वे किसी बाहर के कारण नहीं है। तो एक बात मुझे इस प्रश्न के बाद में मैंने पहली बार सोचा, मेरा लेखन बड़ा विविध है। विविध इसलिए कि मैं यदि 4 कविता संग्रह और 1 कहानी और 1 नाटक संग्रह, 6 ही रचनात्मक संग्रह मेरा है, 7 समीक्षात्मक यदि हैं, तो 6-7 अनुवाद भी हैं। तो फिर 6-7 वे कृतियां भी हैं जिसे आपने अनुवाद कह सकते हो,
एक वे वैचारिक साहित्य में लिखता हूं, तो मुझे ये प्रश्न मेरे पास प्रश्न के विभाजन हो जाते हैं कि मैं अलग अलग ये चीजें क्यों लिखता हूं। क्या मेरे भीतर कोई विभाजन है जो इन रचनाओं के अंदर विभाजन किया जाता है? तब मैं इन सारी चीजों को देखता हूं तो वस्तुतः कुछ रचनाओं को आपके सामने याद रखना चाहूंगा कि 1997 में मैं 12वीं का विद्यार्थी था। स्कूलिंग पूरी होगी 1997 में। 1999 में शिक्षक बन गया और निजी विद्यालय में पढ़ाने लग गया, पढ़ाना भी और पढ़ना भी। 2001 में जब मेरी 22 वर्ष की उम्र थी, मेरी पहली संस्कृत कहानी बेंगलुरु से छपती है, जिस पत्रिका के 10,000 ग्राहक उस समय थे, आज ज्यादा हो गए, 30 से ऊपर हैं। चोर नाम से आती है। अब मैं आज अपने आप को पूछता हूं कि ये कहानी मैंने क्यों लिखी, तो कहानी को यदि आप समझेंगे तो मेरे लिखने का कारण स्पष्ट हो जाएगा। कहानी एक विद्यार्थी की है और एक शिक्षक की है। बच्चा स्कूल में आता है, चॉकलेट की, पेंसिल की, रबड़ की चोरी करता है, 1-3 रुपयों की चोरी भी कर लेता है। और वो होमवर्क जो करता है छोटे छोटे अक्षरों में करता है, उसकी कॉपी नहीं भर जाए। शिक्षक उसको पीट डालते हैं। पीटने के पीछे उस शिक्षक का जो पश्चाताप होता है, उसके बाद कहानी बदलती है और वो शिक्षक जो उस बच्चे को हमेशा उसका नाम उस बच्चे का भुला दिया गया था, उसको चोर कह करके पूरा विद्यालय पुकार रहा था। और कहानी का अंत वहां होता है कि शिक्षक जाकर के ये कहता है कि ये वास्तविक चोर ये बच्चा है या मैं हूं। तब मुझे लगता है कि यदि मैं विद्यार्थी न रहा होता, मैं शिक्षक के अनुभव मेरे पास में नहीं होते, तो ये कहानी मैं नहीं लिखता। तो मेरी सारी रचनाएं, मुझे लगता है इस कहानी के बाद कि तात्कालिक संदर्भों से आई है। वे तात्कालिक संदर्भ उन्होंने मुझसे लिखवाया है। इसी तरह से एक कहानी पुरस्कार 2002 में जब छपी, तो मेरे एक शिक्षक जिसका अभी जोधपुर में रहते हैं, वो उन पर मैंने लिखी कहानी में मैंने उस शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। और कहानी लिखने के 10 साल बाद वो वास्तव में सस्पेंड होते हैं। कहानी लिखने के 10 साल बाद वो सस्पेंड होते हैं। तो ये जो कहानी लिखी गई, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने उनको प्रारंभ में जो सस्पेंड करवा दिया, तो कहीं न कहीं मेरा कोई एक आग्रह किन्हीं मूल्यों के प्रति था, वो आग्रह मुझसे लिखवाता है। मुझे संस्कृत में कहानी लेखक के रूप में कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि मैंने कविताएं बाद में ज्यादा लिखी, लेकिन मेरी शुरुआत 20-22 की उम्र से कहानियों से हुई। एक कहानी मैंने लिखी अकथा 2005 में, नारायण दास जी ने छापी थी। हाँ, तो वो कहानी सनी देओल की फिल्म देखने गया, इंडियन, और इंडियन देखने के बाद पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह उठ करके कहानी लिखी, और वो कहानी थी अकथा। आप देखिए, जिस कहानी को लिख रहा हूं उसमें इंडियन की कोई भूमिका नहीं आती है। कहानी के अंदर राम आते हैं और राम का क्रोध आता है अपनी पूरी गंभीरता को लिए हुए, और अब कहानी प्रश्न विवेक वहां करती है कि आतंककारी और आतंकवादी में अंतर करती है वो कहानी। और वो कहानी ये भी कहती है कि आतंककारी की नाभि में आतंक का वाद रहा करता है। ये सारा जो विश्लेषण मैं करता हूं, कंधार का अपहरण कांड हुआ, कंधार का जो अपहरण कांड हुआ, उससे मैंने एक कहानी लिखी, एक नाटक लिखा, बलिदानम, बलि की जीवन पर। इस तरह से सारे प्रश्न आते हैं। मेरा समय होने का आया, इसलिए मैं इसको समापन करूंगा। और ठीक इसी तरह एक मैंने कविता लिखी, उस कविता को मैं अनुवाद तक ले जाऊंगा, लेख तक ले जाऊंगा। सूत्रम निपात्य कोणे स्रजो मणयो विकीर्णा, किम ध्रियेत सभ्येते तंतुसु पटा विशीर्णा। पटक धागे को कोने में छिटक गई मणिया माला से, पटक धागे को कोने से
कोने में छिटक गई मणिया माला से, क्या पहने सभ्यते तंतुओं में बट गए वस्त्र भी। इस कविता का जो पूरा परिदृश्य उभरता है वो यहाँ तक उभरता है कि तंतु स्वतंत्र हो गए तो वस्त्र नष्ट हो गया, और माला बनने के धागे के विरुद्ध मणियों के विद्रोह से इतनी बढ़ जाती है कि पत्थरों के देश में आंदोलन हो जाता है और हर मकान ढह जाता है। ये जो मैं लिख रहा था, इसको लिखते लिखते ये 2006 की कविता मैं पूरी शायद तब करता हूं कि 2015 में मैं एक आलोचनात्मक लेख लिखता हूं, और वो लेख साहित्य अकादमी के ही एक कार्यक्रम में पढ़ा गया, और वो लेख जो था वो था भूमंडलीकरण, आधुनिकीकरण और उत्तर आधुनिकता पर। बिखराव की जो चिंता वहां पर थी वही सारी चिंता उसी जगह आती गई। और ठीक इसी तरह 1-2 मिनट और लूंगा मैं, कि छोटे कारण बता रहा हूं मैं आपको कि मैं जिस जगह मेरी पोस्टिंग थी वहां से 200 किलोमीटर दूर रविवार को घर आता था तो वो रास्ता टूटा हुआ था। सड़क इतनी टूटी हुई कि गाड़ी चल नहीं सकती थी, और उस टूटे हुए खड्डों ने मेरे को लिखने के लिए विवश किया। लेकिन जो लिखे गए वे खड्डे केवल सड़क के खड्डे नहीं थे, और वो कविता हुई कि पाटितः खंडितः त्रुटितः स्थाने स्थाने, उखाड़ा, खंडित और टूटा जगह जगह पर। पाटिता खंडिता त्रुटिता स्थाने स्थाने कश्चित जनपथो हम, ययोर निर्दयम यदुपरि यानानि जीवन से सधूम द्वानम सत्वरम। उखाड़ी, तोड़ी और खंडित एक सड़क हूं मैं, जिस पर से गुजर गई जिंदगी के वाहन, धुआं उड़ाते, हॉर्न बजाते जट से। कदमों को साध कर चलता हुआ भी बेबस कर दिया गया हूं मैं, उछालों के लिए सहसा। जीवन के इस रास्ते पर न जाने कितने गड्ढे हैं। तो इस तरह से ये सारी कविताएं लिखी, और समापन करते हुए आपको कहना चाहूंगा कि 2011 में मैं एक यात्रा करता हूं। हवाई जहाज से यात्रा होती है, पहली बार हवाई जहाज में 2011 में बैठता हूं। उस समय आकाश और धरती के बीच का जो दृश्य देखता हूं, तब मुझे मेरा दूसरा लेखन मेरे वहां सहायक बन जाता है। जो शतपथ ब्राह्मण में पढ़ता हूं उसमें लिखा कि यज्ञ की अग्नि एक जो अरणी, 2 अरणियों से निकलती, एक उत्तरारणी होती है, एक उत्तमारणी होती है। 2 अरणियों को मत करके अग्नि पैदा होती है। मुझे उस समय मेरी एक कविता काव्य संग्रह पूरा बना, अधरोत्तमारणी काव्य, वो उसी सोच से लेकर बना। और मैंने ये सोचा कि ये जो धरती हमारी है वो हमारी नीचे की अरणी है, आकाश ऊपर की अरणी है, और इस बीच में से एक अग्नि पैदा हो रही है जो जीवनाग्नि है, और वो जीवनाग्नि ही काव्याग्नि है। और उसके भीतर दर्शन भी आया है, लेकिन वो सारा दर्शन लौकिक है। और अंत में एक वाक्य कहते हुए मैं पूरा करूंगा कि इन दिनों रचना मेरे लिए क्रीड़ा के लिए नहीं है, कभी थी। इन दिनों वो मेरे लिए यशस्विता का उपकरण नहीं है, कभी था, या उसके जैसा कुछ है। इन दिनों ये मेरी खेती है, और लिखने की मेरी सारी प्रेरणा मेरे स्थान खंडों, कालखंडों के भीतर से आती है, किंतु जिन्हें वे रचती हैं वे उन स्थान, काल और व्यक्ति रूपी खंडों में रह कर के भी मुक्त व्यापक आकाश में अभिव्यक्ति देती हैं। वे खंड भले लौकिक हो, भले काल और स्थानों की खंड चेतनाओं से जुड़ी हुई हो, किंतु उन्हें में वो इसलिए लिखी जाती हैं कि वो मुझ जैसे आदेश और अकाल में रहने वाले व्यक्ति पर आधारित होती है। इसलिए मैं अपनी अखंडता, अविभाज्यता और अद्वैतता से लिखता हूं, और वैसा करते हुए मैं अपने की खंडित दृष्टि, स्वयं की विभाजकता और स्वयं के द्वैत से परे जाने के लिए लिखता हूं। मेरे इसमें में आप भी शामिल हैं और वह भी शामिल हैं जिसे आप अपना कहते हैं।
मेरे लिखे हुए से कौन कब प्रभावित होगा, इसकी परवाह करने का समय यदि मेरे पास होता तो मैं जरूर विचार करता। मेरे लिखे हुए का मुझ पर जो प्रभाव हुआ है उसे मैं परख चुका हूं, इसलिए मैं लिखता हूं। प्रणाम। बहुत धन्यवाद।